नमस्कार मित्रों, मनोविज्ञान की कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। समाज मिति विधि। जैसा कि आपको पता है कि हम मनोविज्ञान से रिलेटेड विधियों का हम अध्ययन कर रहे थे और हमने 8 विधियां पढ़ ली थी। जो हमारी पीछे की जो विधियां हैं उनके बारे में मैं आपको एक बार मोटी जानकारी दे देती हूँ। हमने 8वें नंबर की जो विधि पढ़ी थी वह पढ़ी थी व्यक्तिक इतिहास विधि, मतलब व्यक्ति के बारे में जानने की विधि, जिसे बीसेंजे के द्वारा जिस पर अध्ययन किया गया है। और इससे पहले हमने की थी परीक्षण विधि, मनोमिति अर्थात मन में क्या चल रहा है उसके बारे में वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय तथा वैध सभी जानकारियां ना। फिर उससे पहले हमने की थी प्रश्नावली विधि कि प्रश्न पूछ करके हम किसी के मनोस्थिति का पता लगाएं। ऐसे ही हमने उससे पूर्व हमने की थी साक्षात्कार विधि, अर्थात सामने बैठ कर के बातचीत करते हुए हम इस बात का निराकरण करें। ऐसे ही विकासात्मक तकनीक थी। और इससे पहले हमने जो विधि पढ़ी है वह है हमारी प्रयोगात्मक विधि तथा निरीक्षण विधि, क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि। इस तरह से हमने 8 विधियों का हम अध्ययन कर चुके थे। तो हमारी जो नेक्स्ट विधि थी वह थी समाज मिति विधि। समाज मिति विधि इस विधि के द्वारा एक समूह के सदस्य के बीच पाई जाने वाली स्वीकृति और अस्वीकृति, आकर्षण और विकर्षण को मापा जाता है। कि जैसे मान लो एक समुदाय विशेष है ना, कोई जैसे मान लो समूह विशेष है, समूह विशेष को लेकर के ये अपनी है समूह विशेष, ये होता है अपना समूह विशेष को लेकर के यह विधि बनाई जाती है। समूह विशेष को लेकर के यह विधि बनाई जाती है तथा इस विधि के अंतर्गत एक समूह में कि भाई किस प्रकार से सभी लोगों की किसी बात पर स्वीकृति है या अस्वीकृति है, आकर्षण है या विकर्षण है, इसको मापा जाता है। समाज मिति विधि एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा समूह के सदस्यों के बीच में पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इस विधि का उपयोग समाज मनोवैज्ञानिक और मनोविज्ञान में और बाल मनोविज्ञान में किया जाता है। इस विधि की सहायता से मनोबल, सामाजिक स्थिति, समूह संगठन, सामाजिक अंतःक्रियाओं आदि से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। मोरेनो इन्होंने इस विधि का सर्वप्रथम उपयोग मनोबल मापन के क्षेत्र में किया था। मोरेनो की इस विधि में जेनकिंस ने सुधार किया। जेनकिंस ने इस विधि का नाम नथिंगनेशंस टेक्निक रखा तथा इसने इस विधि का उपयोग नेवी के व्यक्तियों के सामूहिक मनोबल के अध्ययन में किया। इस विधि में समूह के प्रत्येक सदस्य के सामूहिक कार्यों से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आप किसी व्यक्ति के साथ काम करना अधिक पसंद करेंगे, अथवा आप किन लोगों के साथ में फिल्म देखना पसंद करेंगे, अथवा अपने समूह में आप किस व्यक्ति को सबसे अधिक बुरा समझते हैं। छोटे समूह में सामूहिक मनोबल व सामूहिक संबंधी मापन के लिए यह श्रेष्ठ विधि है। इस विधि से अध्ययन के लिए समूह का छोटा होना अत्यंत आवश्यक है, जिससे सभी सदस्य आपस में एक दूसरे से पूरी तरह परिचित हो सके। प्रक्षेपण विधियां। प्रक्षेपण शब्द का प्रथम प्रयोग मानसिक मनोरचनाओं के रूप में हुआ। इस शब्द का द्वितीय उपयोग प्रक्षेपण प्रविधियों के रूप में हुआ। प्रक्षेपण शब्द का मानसिक मनोरचनाओं के रूप में उपयोग का श्रेय फ्रायड को दिया जाता है। प्रक्षेपण विधियां व्यक्ति की दमित इच्छाओं, व्यवहारों, विशेषताओं, भावनाओं आदि के अध्ययन की एक महत्वपूर्ण विधि होती है। मतलब किस तरह का व्यक्ति का व्यवहार है, क्या व्यक्ति की दबी हुई इच्छाएं हैं, क्या उनकी विशेषताएं हैं, क्या उनके भावनाएं हैं, इन सभी का अध्ययन प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत किया जाता है। शोरशाही धब्बा परीक्षण विधि तथा TNT प्रक्षेपण विधियों से अध्ययन करते समय सबसे प्रचलित परीक्षण है। नेक्स्ट है अपना प्रमुख प्रक्षेपण विधियां। प्रक्षेपण की प्रमुख जो विधियां हैं वह देखिए। शोरशाही धब्बा परीक्षण, इसका निर्माण हरमन शोर्स ने किया था। प्रक्षेपण विधियों में यह प्रमुख प्रचलित परीक्षण है। यह एक सांस्कृतिक मुक्ति परीक्षण है तथा इस परीक्षण का उपयोग चिकित्सा निर्देशन, विशेष रूप से बाल निर्देशन तथा उपचार तथा व्यावसायिक चयन आदि से अधिक है। शोरशाही धब्बा परीक्षण में कुछ अस्पष्ट आकृतियां होती हैं जिनको देखकर प्रयोज्यों को यह अनुमान लगाना पड़ता है कि
इन्हीं आकृतियों में क्या दिखाई पड़ रहा है, या इसकी आकृति दिखाई पड़ रही है। किसकी आकृति? अब देखो ये जो है हमारी शोषाशाही धब्बा परीक्षण विधि, ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है और अब भी इससे रिलेटेड कोई प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए हम एक बार इसको दोबारा से पढ़ लेते हैं। शोषाशाही धब्बा परीक्षण में कुछ अस्पष्ट आकृतियां होती हैं जिनको देखकर प्रयोज्यों को यह अनुमान लगाना पड़ता है कि उन्हें आकृति में क्या दिखाई पड़ रहा है, या किसकी आकृति दिखाई पड़ रही है। ठीक है। टैट थैमिक्स एप्रिसिएशंस टेस्ट, इस परीक्षण का निर्माण मुरे एवं मॉर्गन ने किया। इस परीक्षण के द्वारा सामान्य तथा न्यूरोटिक व्यक्तियों के व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है। इस परीक्षण में 31 कार्ड्स होते हैं। कैट चिल्ड्रन एप्रिसिएशंस टेस्ट, चिल्ड्रन को किस तरह से हम एप्रिशिएट करेंगे। इस परीक्षण का विकास ब्लैक ने किया था तथा इस परीक्षण का प्रारूप लगभग टैट की जैसे ही माना जाता है। इस परीक्षण की सहायता से 11 से 13 वर्ष तक के बालकों का अध्ययन किया जाता है। इस परीक्षण में कुल 10 कार्ड्स हैं तथा इस परीक्षण का अनुकूलन कलकत्ता की उमा चौधरी ने किया था। तथा टीएनटी परीक्षण के अंतर्गत प्रयोज्य को कुछ चित्र दिखाए जाते हैं और चित्रों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे चित्र में क्या हो रहा है। चित्रों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के आधार पर प्रयोज्य को कहानी बनानी पड़ती है। इस कहानी के विश्लेषण से निष्कर्ष निकालते हैं। रेजिन वाइंग PFSTD, इसकी रचना रेजिन वाइंग ने की थी। 1948 में बच्चों के लिए एक अलग से इस परीक्षण का प्रारूप तैयार किया गया। इस प्रारूप का नाम है चिल्ड्रन फ्रॉम ऑफ रोजविंग्स PF स्टडी। इस परीक्षण की विधि नियंत्रित प्रक्षेपण विधि है। इस परीक्षण के द्वारा प्रयोज्य के नैराश्य और आक्रामक स्थितियों का मापन किया जाता है। इस परीक्षण की फलांकन तथा मूल्यांकन की विधि वस्तुनिष्ठ होने के कारण भी यह विधि नियंत्रित प्रक्षेपण विधि कहलाती है। इस परीक्षण का भारतीय परिस्थितियों में अनुकूल उदय पारिक तथा RS देव ने किया था। क्षेत्र प्रयोग विधि प्रयोगशाला आधारित प्रयोगों की तरह है। क्षेत्र प्रयोगों में स्वाभाविक व वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में प्रयोग किए जाते हैं या प्रयोगात्मक अध्ययन किए जाते हैं। दूसरी ओर प्रयोगशाला आधारित प्रयोग केवल प्रयोगशाला में किए जाते हैं। क्षेत्र प्रयोग वास्तविक सामाजिक परिस्थिति में किया गया प्रयोग है। क्षेत्र प्रयोग मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र में बहुत लोकप्रिय हो चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारी है वह है इसके प्रमुख लाभ हैं। लाभ देखिए क्या क्या हैं। प्रश्न अपनी ये जो हमने क्षेत्र प्रयोग विधि है इसके लाभ देखिए। विश्वसनीय परिणाम होते हैं इसके परिणाम कैसे होंगे? विश्वसनीय होंगे तथा जीवन को व्यवहारिक और सैद्धांतिक समस्याओं का अध्ययन। क्षेत्र और प्रयोग संपूर्ण परिस्थितियों पर आधारित होता है। स्वतंत्र चर के प्रहसन में कठिनाइयां होती हैं। नियंत्रित समूह बनाने में भी कठिनाई होती है। बाधक चरों के प्रभाव के कारण दूषित परिणाम प्राप्त होते हैं। क्षेत्र प्रयोग लंबी अवधि वाले होते हैं, मतलब जो क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं वो बहुत ही लंबी अवधि के लिए होते हैं। नेक्स्ट हमारी है अंतर्दर्शन विधि। अब अंतर्दर्शन विधि क्या है इसको मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इस परंपरागत एवं प्राचीन विधि के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक अपनी मानसिक क्रियाओं प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए करते हैं। यह मनोविज्ञान की प्राचीनतम अध्ययन प्रणाली है। अंतर्दर्शन का अर्थ होता है मनन, आत्मचिंतन, स्वयं में देखना अर्थात अपने अंदर झांकना। टू लुक विद इन। ठीक है। इस पद्धति का संबंध इंग्लैंड के विख्यात दार्शनिक लॉक से है। संरचनावादी विलियम वुंड तथा इसके शिष्य टिंचर ने इस विधि को विकसित किया। आत्मचेतना का विकसित रूप ही अंतर्दर्शन है। इस प्रणाली में व्यक्ति जैसा अनुभव करता है वैसा ही अपने भावों को प्रकट करता है। लाभ व विशेषताएं। व्यक्ति अपनी मानसिक अवस्थाओं और मानसिक क्रियाओं का ज्ञान व्यक्ति को अपनी मानसिक अवस्थाओं व मानसिक क्रियाओं का ज्ञान हो जाता है। अपने आप को जान लेने के पश्चात व्यक्ति अपने व्यक्तित्व, व्यवहार और शिक्षण पद्धतियों में वांछित सुधार करवा सकता है।
अनुभवों से संबंधित सीधा ज्ञान प्राप्त होता है। मनोविज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में लाकर खड़ा करने का श्रेय इस पद्धति को दिया जाता है। अंतर्दर्शन प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें विषय सामग्री व यंत्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसका उपयोग हर परिस्थिति में किया जाता है। यह प्रणाली किसी समस्या के तुलनात्मक अध्ययन में सहायक होती है। यह विधि निष्कर्षों की जांच में उपयोगी है। इसके दोष देखिए, निरंतर परिवर्तनशील मानसिक क्रियाओं का अंतर्निरीक्षण असंभव हो जाता है। इस पद्धति में मन के द्वारा मन का निरीक्षण किया जाता है, जो कि क्या है, असंभव है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो हमारी विधि है वह देखिए, इस पद्धति का प्रयोग केवल सामान्य वयस्क व्यक्ति पर ही किया जाता है। इस पद्धति में मस्तिष्क की वास्तविक दशा का ज्ञान संभव नहीं होता है। अर्थात जब कोई व्यक्ति को क्रोध आता है तो जैसे ही वह क्रोध का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने के लिए तत्पर होता है तो क्रोध कम हो जाता है और सही रूप में अध्ययन करना असंभव हो जाता है। अंतर्दर्शन प्रणाली में व्यक्ति का मस्तिष्क परीक्षण अर्थात ऑब्जर्वर क्या है, वह विषय में विभाजित होता है, जिससे उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है और वह अंतर्द्वंद की स्थिति में रहता है। कई परिस्थितियों में उनमें कुंठा उत्पन्न होती है। इस प्रणाली में दो व्यक्तियों के अध्ययन के परिणाम कभी भी समान नहीं होते हैं। मनोविश्लेषण विधि वियना के चिकित्सक फ्रायड को इसका जन्मदाता माना गया है। इसके द्वारा व्यक्ति की दमित इच्छाओं को पूर्ण कर व्यवहार का उपचार करने का प्रयास किया जाता है। व्यक्तिगत अध्ययन विधि का सर्वप्रथम प्रयोग टाइडमैन ने किया था। आगे देखिए, उत्पत्ति मूलक या आनुवांशिकी विधि, ये दो प्रकार की होती है। अनुप्रस्थ काट विधि, इस विधि के अंतर्गत यदि हमें 2, 4, 6 और 8 वर्ष के बालकों का अध्ययन करना है तो 2 वर्ष के लिए चयनित न्यायाधीशों का ही 4 वर्ष, 6 वर्ष तथा 8 वर्ष तक अध्ययन किया जाता है। इसे कालानुक्रमिक विधि भी कहते हैं। अब देखो, इसको ध्यान रखें, उत्पत्ति मूलक जो विधि है इसे कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की विधि होती है आनुवांशिक विधि। एक तो होती है अनुप्रस्थ काट विधि, अर्थात 2, 4, 6, 8 वर्ष के छात्रों के लिए, इसे हम काल अनुक्रमित विधि भी कहते हैं। इसमें किसी अध्ययन के परिणाम को प्राप्त करने में अधिक समय लगता है। अनुदैर्घ्य काट विधि, इस विधि के अंतर्गत 2, 4, 6 और 8 वर्ष आयु वर्ग के अलग अलग न्यायाधीशों को लेकर एक समय में ही अध्ययन किया जाता है। तुलनात्मक पद्धति, इस पद्धति में व्यवहार से संबंधित समानताओं और असमानताओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इस पद्धति का मुख्य उपयोग सीखने की क्रिया के अध्ययन में हुआ है। इस पद्धति का मुख्य उपयोग किसमें हुआ है, सीखने की प्रक्रिया के अध्ययन में हुआ है। प्रश्नावली पद्धति, इस पद्धति में अध्ययन करने वाली समस्या से संबंधित प्रश्नों की प्रश्नावली तैयार की जाती है और इसके बाद संबंधित व्यक्ति के पास हल करने हेतु भेजा जाता है। उनसे प्राप्त उत्तर का वर्गीकरण और अध्ययन करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इनसे प्राप्त करके क्या निकाला जाता है, निष्कर्ष निकाला जाता है। देखिए नेक्स्ट, इसकी 4 प्रकार होते हैं, बंद प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली, सचित्र प्रश्नावली और मिश्रित प्रश्नावली। ठीक है, नेक्स्ट हमारी उपचारात्मक पद्धति। नेक्स्ट क्या है हमारी उपचारात्मक पद्धति। जैसे अब मान लो कोई हम कार्य कर रहे हैं और वह कार्य करते समय हमको ऐसा लगता है कि मान लो हमसे कोई गलती हो गई। अब गलती हो गई तो हम उसको क्या करेंगे, उसको हम ठीक करने का भी प्रयास करेंगे। जैसे मान लो कोई बीमार हो जाता है, तो बीमार होता है तो उसका क्या किया जाता है, उपचार किया जाता है ना। ठीक उसी प्रकार से यदि हमसे भी कोई गलती होती है तो हम उसका क्या करते हैं, उपचार करते हैं। मनोविज्ञान का मतलब ही यही है। मनोविज्ञान न केवल एक पढ़ने और समझने का सब्जेक्ट नहीं है, ये अपने ऊपर अप्लाई करने वाली बात है कि हम अपने ऊपर उसको अप्लाई करके देखें और हम अपने जीवन के अंदर किस तरह से अपना जीवन जी रहे हैं, उसका अध्ययन ही मनोविज्ञान है ना। बस साधारण सी बात है। मनोविज्ञान को यदि हम अपने ऊपर अप्लाई करके चलेंगे, अपने ऊपर यदि हमने इसको अपने से जोड़ करके यदि हमने इसको पढ़ लिया तो हम इसको कभी भी नहीं भूलेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी जो भी प्रश्न बनते हैं हम उनको आसानी से, उनका जवाब हम आसानी से दे पाएंगे। यह एक व्यक्तिगत पद्धति है जिसे साधारणतः
व्यक्तित्व या आचरण संबंधी जटिलताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह पद्धति निम्नलिखित समस्याओं को हल करने में उपयोगी सिद्ध हुई है। बहुत हकलाने वाला बालक, अत्यंत पुरानी आपराधिक प्रवृत्ति वाला बालक, पढ़ने में बेहद कठिनाई अनुभव करने वाला बालक और गंभीर संवेदों के शिकार होने वाले बालक इसमें शामिल किए जाते हैं। सांख्यिकी पद्धति, ये एक आधुनिक एवं अत्यधिक प्रचलित पद्धति है। इस पद्धति में प्रदत्तों के विश्लेषण में गणित की सहायता ली जाती है, इसलिए यह पद्धति अत्यधिक आधुनिक और विश्वसनीय प्रमाणिक है। व्यवहारों का पूर्व अनुमान लगाने में यह विधि सहायक है। अब देखिए क्या है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के बारे में किस किसने क्या क्या कहा है, हम उसको एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कौन से मनोवैज्ञानिक ने क्या बात कही है। रोडल्फ गोयकल के अनुसार फिजियोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। किसने किया था फिजियोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग? रुडोल्फ गोयकल ने। ठीक है। वाटसन ने क्या कहा? मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। अब अपने प्रश्न आ जाता है, व्यवहार का विज्ञान, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा? किसने कहा था? वाटसन ने। प्लेटो, अरस्तु, गैरट, डेस्कार्ट्स मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। विलियम वुंट जर्मनी के, विलियम वुंट कहाँ थे? जर्मनी के थे। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा विलियम जेम्स ने। इन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा। पंपोलोनॉजी मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहते हैं। आउटलाइट साइकोलॉजी मैकडूगल के द्वारा लिखित पुस्तक। रूसो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात किया। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या किया? सूत्रपात किया। पेस्टोलॉजी स्विट्जरलैंड के थे ये। शिक्षा में वर्तमान स्वरूप में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के आधारभूत विकास का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। मानव व्यवहार शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों को आपस में जोड़ने वाली एक कड़ी है। दोनों को आपस में जोड़ने वाली क्या है? एक कड़ी है। ठीक है। अब देखिए आगे, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों से संबंधित देश, कौन कौन सा देश से कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, विलियम हेनरी किलपैट्रिक, इनका देश कौन सा था? यूएसए। J.M. राइस यूएसए। प्रोफेसर नॉर्मन काउंडर यूएसए। फ्रेडरिक ऑगस्ट फ्रोबेल जर्मनी। हेनरी कार्डवेल कुक ब्रिटेन के। पेस्टोलॉजी स्विट्जरलैंड के। सुकरात यूनान के। हेलेन पार्क हस्ट यूएसए। कल्टर्न बाशबर्न यूएसए। प्रोफेसर B.F. स्किनर यूएसए। डॉक्टर मारिया मोंटेसरी इटली के थे। प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ब्रिटेन के थे। लुई ब्रेल थे फ्रांस के, तथा जैकब एल मेरिनो थे ऑस्ट्रेलिया के। अब देखो इस तरह से प्रश्न मान लो परीक्षा में अब ये कुछ भी पूछ लेते हैं। आजकल कोई स्तर नहीं रहा कि ये फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम है या थर्ड ग्रेड की एग्जाम है ना। तो इन सब चीज़ों को हमको एक बार बिल्कुल सरसरी निगाह से हमको इनको पढ़ लेना चाहिए। एक दो बार यदि वीडियो भी आप रिवाइज करके देख लोगे तो याद हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। देखिए आगे चलते हैं अपन। क्या है? गैरेट के अनुसार फिजियोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान शब्द फिजिक प्लस लॉजिक की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। फिजिक का अर्थ आत्मा है अर्थात सोल, तथा लॉजिक का अर्थ विज्ञान अर्थात साइंस से लिया गया है अर्थात आत्मा का विज्ञान। गैरेट ने इसे क्या कहा है? आत्मा का विज्ञान। 17वीं शताब्दी के मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा है। इनमें से पंपालोजी नौजी क्या है? प्रमुख हैं। ठीक है। इन्होंने क्या कहा? गैरेट ने तो आत्मा का विज्ञान, लेकिन 17वीं शताब्दी में मन या मस्तिष्क का विज्ञान का इसे हम पंपानोजी को हम इसमें क्या मानते हैं? प्रमुख मानते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चलते हैं हम अपने। ये देखिए विलियम वुंट। अब विलियम वुंट ने 1879 में प्रयोगात्मक विज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। मैकडूगल आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना की आलोचना की और इनका कथन है, जीवित प्राणियों के व्यवहार का विधायक विज्ञान मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का विज्ञान है।
काल्सनिक के अनुसार मूल प्रवृत्तियों से उत्पन्न व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। विलियम जेम्स के अनुसार मनोविज्ञान चेतना की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन और व्याख्या करता है। और वेबर के अनुसार मनोविज्ञान का मात्रात्मक मापन संबंधी नियम का प्रतिपादन किया है। वेबर ने क्या किया है? मनोविज्ञान का मात्रात्मक मापन संबंधी नियम का प्रतिपादन। ये ही सबसे कठिन है कि जिस तरह से मान लो हमसे मनोवैज्ञानिकों के नाम देकर के कई बार परिभाषा पूछ लेते हैं और कई बार परिभाषा देकर के मनोवैज्ञानिक का नाम पूछ लेते हैं। तो ये करना कोई कठिन कार्य नहीं है। आप देखो, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुदान, रस्सी आवत जात के सिलवट होए निशान। तो देखो, कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। हमको उस चीज़ के लिए क्या होना पड़ेगा? बिल्कुल अपनी कमर कस लेनी है कि मुझे तो ये काम सीखना ही है, तो आ जाता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। भाटिया ने क्या कहा? भारत में निष्पादित बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता हैं ये। सिगमंड फ्रायड ने मनोविज्ञान अचेतना का विज्ञान है तथा जेवी वाटरसन ने मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान बताया है। मनोविज्ञान केवल व्यवहार का विज्ञान न होकर के यह व्यवहार और अनुभूति का विज्ञान है। क्रो एंड क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है जो मनुष्यों एवं पशुओं में उस व्यवहार का अध्ययन करता है जो व्यवहार उनके अंतर्गत के मनोभावों और विचारों की अभिव्यक्ति करता है, जिसे हम मानसिक जगत भी कहते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? देखिए, हम शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति सन 1900 में मानी जाती है। शिक्षा की उत्पत्ति शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है विद्या ग्रहण करना। शिक्षा का अर्थ ज्ञानार्जन तथा शिक्ष अथवा व्यवहारों का निर्माण, परिमार्जन और परिशोधन करना होता है या संशोधन करना होता है। मनोविज्ञान की यह शाखा जो शिक्षा संबंधी समस्याओं का विवेचन, विश्लेषण में समाधान करे, जन्म से वृद्धावस्था तक व्यक्ति के सीखने के अनुभवों का वर्णन व व्याख्या करे, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। देखो, जन्म से लेकर के जब तक मृत्यु पर्यंत व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता रहता है और यही क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। काल्सनिक के अनुसार वर्तमान संदर्भ में शिक्षा का अर्थ होता है उठाना, नेतृत्व देना, शिक्षण की कला, बालक की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। और जे.एम. स्टीफन ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। सी.ई. स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान उन अनुसंधानों को शैक्षिक परिस्थितियों में प्रयोग करता है जो कि शैक्षिक परिस्थितियों में मानव तथा प्राणियों से संबंधित हैं। मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। C.H. जुड शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक विभिन्न परिस्थितियों से गुजरते हुए व्यक्ति में होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या करता है। स्टाउट के अनुसार मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षा सिद्धांत को दिया जाने वाला मुख्य सिद्धांत यह है कि नवीन ज्ञान का विकास पूर्ण ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए। क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन है। जब तक व्यक्ति जन्म लेता है और जब तक वृद्धावस्था होती है या जब तक मृत्यु को प्राप्त करता है, कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। पेस्टोलॉजी ने सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान का वैज्ञानिकीकरण किया। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात प्रकृतिवादी शिक्षा शास्त्री रूसो ने किया था। थर्नाडाइट, जड, टर्मन तथा स्टेनहॉल ने सक्रिय प्रयासों से सन 1920 में शिक्षा मनोविज्ञान को स्पष्ट और निश्चित स्वरूप प्रदान किया। जेम्स ड्रेवर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यावहारिक मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों तथा खोजों के प्रयोगों के साथ ही शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। शिक्षा मनोविज्ञान का लक्ष्य सामाजिक और शैक्षिक वातावरण में व्यक्ति का विकास करते हुए शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है जो मुख्यतः शिक्षण तथा अधिगम की समस्याओं का अध्ययन करता है। सीखने वाले शिक्षार्थी के व्यवहार में सुधार करके परिवर्तन करने तथा उनके व्यक्तित्व को सर्वांगीण विकास करने के लिए शिक्षक के कार्य में सहायता करता है। शिक्षा मनोविज्ञान का
शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र, शिक्षा मनोविज्ञान का क्या क्षेत्र है? स्कोप ऑफ द एजुकेशन ऑफ द फिजियोलॉजी। चार्ल्स, फिजियोलॉजी का क्या स्कोप है हमारे यहाँ पर, शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व है? अब देखिए, चार्ल्स ई स्कैनर, शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का शैक्षणिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। इसका संबंध उन मानव व्यवहारों और व्यक्तित्व के अध्ययन से है जिनका उत्थान, विकास और मार्गदर्शन शिक्षा की प्रक्रिया के द्वारा होता है। शिक्षा की प्रक्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, अब हमने जो अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है, जैसे मान लो मनोविज्ञान के बारे में हमने अध्ययन किया, हम अभी तो आगे भी थोड़ा सा कर सकते हैं, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब अपन जो शिक्षा मनोविज्ञान के जो क्षेत्र हैं उनका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ बांटें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।